सो हेलो क्लास 11th। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा, सॉरी ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम ये जो चैप्टर है आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसको ख़त्म कर देंगे टोटल कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जल्दी से जल्दी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। 5 मिनट लूँगा, ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपका जितना भी प्रीवियस जो बातें थी वो हमने अभी तक क्या क्या सीखा वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था एंड टिल 1991 तक क्या चला था, कोल्ड वॉर चला था। ठीक है, कोल्ड वॉर चला था। ठीक है, कोल्ड वॉर चला था। किसके किसके बीच में चला था? यूएसए के बीच में और किसके? यूएसएसआर के बीच में, यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, अब आई थिंक आपको फुल फॉर्म सबका पता होगा। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, हमने देखा कि ये जो कोल्ड वॉर था ये आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, यानी यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा गन बंदूक नहीं चली थी। ये सिर्फ बातों बातों की लड़ाई थी, आगे निकलने की लड़ाई थी, कौन ज़्यादा सुपर पावर इसकी लड़ाई थी। ठीक है, ये और एक बात हम और कह सकते हैं, ये था आइडियोलॉजिकल वॉर। ठीक है, आइडियोलॉजिकल वॉर था ये। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि क्योंकि जो यूएसए था वो किसको सपोर्ट कर रहा था? कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेसी को। वहीं जो हमारा यूएसएसआर था, वही जो हमारा ये यूएसएसआर था, ये किसको सपोर्ट कर रहा था? ये सपोर्ट कर रहा था सोशलिज्म को, सोशलिस्ट रिपब्लिक को, सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमारा जितना ही फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? यूएसएसआर पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि यही आगे चल के 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो यूएसएसआर है ये कोई एक स्टेट नहीं है, मतलब एक कोई कंट्री नहीं है, ये यूएसएसआर इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, हमने देखा कि जो यूएसएसआर है, ठीक है, ये है क्या? ठीक है, व्हाट इज यूएसएसआर, व्हाट इज यूएसएसआर। ठीक है, रिकैप कर लो। ठीक है, ऐसे ही मैं बताऊंगा, आप ऐसे ही रिकैप कर लेना। ठीक है, और मैं जो आपका नोट्स है उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो मैं नोट्स आपको दूंगा अगस्त या सितंबर में वो ज़्यादा अच्छा होगा, उस कंसाइज होगा। ठीक है, हमने देखा था कि जो सोवियत सिस्टम है ये है क्या? ठीक है, उसके बाद हमने देखा था स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, स्प्रेड कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें मैंने आपको मैप भी दिखाया था। ठीक है, फिर हमने कुछ फीचर्स देखे थे, कि यूएसएसआर में क्या क्या अच्छी बातें थी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ चैलेंजेस की बात की थी, कि क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था रीजन बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन, रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये बात हमने करी थी। इसमें हमने ऑलरेडी 3 से 4 बात की थी। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी बात की थी, जैसे इसमें पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है, फिर इकोनॉमिकल फैक्टर, फिर नेशनलिज्म डिजायर, ठीक है, और एक मिखाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म्स। ठीक है, ये हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके रिजल्ट क्या आ गए, क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है आपके इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो होता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी ये क्या था? ठीक है, ये क्या था? ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्ट रिपब्लिक
रिपब्लिक टू कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये ट्रांजिशन था। ये जो ट्रांजिशन हो रहा था इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को शॉक थेरेपी बोलते हैं। और ये जो आज का जो लेक्चर है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि शॉक थेरेपी क्या था, इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है, ठीक है, इसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद अभी हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं ये आज की इंडेक्स में हम देख लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले यही तो देखेंगे, रिवीजन हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, रिवीजन हमने डन कर लिया है, या तो विन है या तो लर्न है, तो हम आज लर्न करने वाले हैं। विन हमारा एग्जाम के टाइम पे होगा। ठीक है, रिवीजन हमने कर लिया है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है शॉक थेरेपी में ये हम देखेंगे। एंड फिर टेंशन ऑन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। मतलब जो यूएसआर इतना बड़ा जो स्टेट हुआ करता था, यानी एक जो बॉडी हुआ करती थी यूएसआर, जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, बस छोटे छोटे जब टुकड़ों में टूट गया, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे इनमें बहुत सारी दिक्कतें आई। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन से एरिया में क्या क्या चैलेंजेस आए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है, मतलब जो रिलेशन है हमारा, उसके एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि लीडर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के, हम 5 लीडर्स की बात करेंगे, ये हम देख लेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो शॉक थेरेपी था, इससे मतलब ये जो था शॉक थेरेपी, इससे जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी चेंज हो गई। ठीक है, मतलब जो कंट्रीज जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, जो अलग हुई थी उससे, क्या बोलते हैं, यूएसएसआर से, तो उनका जो फॉरेन पॉलिसी था ना ये भी चेंज हो गया। ठीक है, उन्होंने सडन एंड कंप्लीट टू फ्री ट्रेड वॉज कंसिडर इसेंशियल। मतलब अगर उनको ग्रोथ करना था तो उनको फ्री ट्रेड अलाउ करना होता था। फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर टू बी द मेन इंजन ऑफ चेंज, इंजन ऑफ चेंज। मतलब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जो यूएसएसआर था वो जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो छोटे छोटे नए नए जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे, इनको लोन कौन दे रहा था, इनको लोन दे रहा था आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इनको लोन दे रहे थे। अब इन दोनों को हेड कौन करता है, उस टाइम पे इन दोनों को कौन हेड कर रहा था, यूएसए। ठीक है, तो यूएसए क्या कर रहा था अपने फायदे के लिए, जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं इनके सामने कुछ शर्तें रख देता था। जैसे आपको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, जो फॉरेन कंट्री आएगी उनके लिए आपको अपना मार्केट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो लोग आप बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, तो ऐसी ऐसी शर्तें रख देता था जिससे यूएसए का अपना बेनिफिट निकल जाए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई। और चूंकि सिर्फ यही एक तरीका था उनके पैसे कमाने का, तो उनको ये सारी बातें एग्री करनी पड़ी। ठीक है, ईच स्टेट नाउ लिंक विथ वेस्ट। ठीक है, मतलब जितने भी नए नए कंट्री बने थे उन्होंने सबने खुद को वेस्ट से लिंक कर लिया। ठीक है, वेस्ट की जो आइडियोलॉजीज थी, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, इन सबको अडॉप्ट की। ठीक है, वेस्ट बिकम लीडर एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ रीजन थ्रू द वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी जो वेस्ट कंट्रीज थी, जैसे यूएसए के ब्लॉक वाली जो कंट्रीज थी, वो अब धीरे धीरे लीडर बन गई, आज भी लीडर हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल देयर डेवलपमेंट, अब उनके डेवलपमेंट को वो कंट्रोल कर रही थी कि आपको क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या नहीं डेवलपमेंट करना चाहिए। और ये कैसे कर रही थी, ये कर रही थी थ्रू द वेरियस एजेंसीज। ठीक है, समझ में आई बात, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, यूएन हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, मतलब उसका रिजल्ट क्या आया शॉक थेरेपी का। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर बात करते हैं। चलो देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी का। देखने से पहले हम देख लेते हैं कि शॉक थेरेपी ले आने का ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था शॉक थेरेपी का, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि टू डेवलप ईस्ट ब्लॉक एज सेम एज वेस्ट, यानी जो वेस्ट के ब्लॉक्स थे, मतलब जो यूएस का लीड ब्लॉक था वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था। तो शॉक थेरेपी ये लोग इसलिए ले आए थे क्योंकि जो ईस्ट था उसको भी सेम वेस्ट की तरह ही डेवलपमेंट करना था। ठीक है, पहला ये हो गया। ठीक है, बट उल्टा हो गया है, इट ब्रॉट रूइन द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द पीपल ऑफ इंटायर रीजन। मतलब बस शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ, यहाँ की जितनी भी इकोनॉमी थी और जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम था सारा क्रैश कर गया। मतलब यहाँ के जो लोग थे वो बहुत गड्ढे में चले गए थे। ठीक है, अब अचानक से, सही बात है, अब मतलब इतने साल से, मतलब 70-80 साल से कोई सिस्टम चला रहा है, आपने उसको अचानक से ख़त्म कर दिया, तो वहाँ के लोग उसके लिए यूज टू नहीं थे। ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके लिए यूज टू नहीं था, तो वो अचानक से क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करने लगता है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू शॉक थेरेपी। मतलब
इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आया था ड्यू टू द शॉक थेरेपी, ठीक है। जो मैंने जैसे पॉइंट लिखे हैं यही पॉइंट एज इट इज आपको लिख देने हैं, ठीक है। इन रशिया लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स, इट्स इंडस्ट्रीज वेयर पुट ऑन द सेल फॉर प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है। अब मैंने बताया जो रशिया था, जो यूएसएसआर था, सॉरी रशिया तो बोलना मैं वो करूँगा, ठीक है। उस टाइम पे जो यूएसएसआर था, ठीक है, वो क्या था, वो जितने भी की इंडस्ट्रीज थी, मतलब जो कोर इंडस्ट्रीज थी, उन पे किसका कंट्रोल होता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, ठीक है। तो वहाँ की जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज थी वो किसके कंट्रोल में थी, यूएसएसआर के कंट्रोल में थी, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब क्या हुआ, जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया तो गवर्नमेंट भी कोलैप्स कर गई अल्टीमेटली, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी ये भी कोलैप्स कर गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्री वहाँ की थी, उनको बहुत मतलब सेल के लिए रख दिया, ठीक है, फॉर प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो वहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप आप उस कोई भी अगर इंडस्ट्री है उसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोला गया, इसी को बोला गया लार्ज गार्बेज सेल इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके किसी भी इंडस्ट्रीज को खरीद सकते हो, ठीक है। लार्ज गार्बेज सेल बोला गया है, मतलब कूड़े का ढेर है, आप खरीद लो इसको, लार्ज गार्बेज सेल बोला गया, ठीक है। जो वेरियस इंडस्ट्रीज वेयर सोल्ड एट थ्रो वे प्राइस, मतलब जो छोटे बड़े बड़े बहुत इंडस्ट्रीज थी, जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, उनको बहुत थ्रो वे प्राइस में, मतलब बहुत ऐसे छोटे छोटे दामों में खरीद लिया गया, ठीक है, उनको बेच दिया गया, ठीक है। ऑल सिटीजन्स वेयर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल, मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स इन ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीड मनी, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको वाउचर दिए गए थे, मतलब वहाँ के वो लोग हैं तो उनको ज़्यादा वो होना चाहिए, ठीक है, उन लोगों के पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए कि हमारे अगर कंट्री में कुछ मिल रहा है तो हमको ज़्यादा राइट है कि वो चीज़ हम खरीद लें। बट उस टाइम पे बाहर के लोग भी अलाउ थे, तो वहाँ के जो लोग थे, मतलब वहाँ के यूएसआर के लोग थे, रशिया के लोग थे, उन लोगों को वाउचर दिया गया था, ठीक है, वाउचर दिया गया था ताकि आप लोग पार्टिसिपेट करिए हमारे जो ये जो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करिए आप, ठीक है। ऑक्शन बोलते हैं उसको, ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करिए। बट क्या हुआ, जो वो वाउचर्स थे लोगों के पास, वहाँ के लोकल लोगों के पास, वो वाउचर्स वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ब्लैक मार्केट में ले जाके बेच दे रहे थे। क्यों बेच दे रहे थे, क्योंकि ब्लैक मार्केट में वो जब बेच रहे थे तो उनको पैसा मिला था, एंड उस टाइम पे पैसे की बहुत उन लोगों के पास कमी थी, उसी पैसे से वो लोग जो थे वो अपना घर चला रहे थे, ठीक है। और ब्लैक मार्केट में जो वाउचर मिल रहे थे वो वाउचर लोग बाहर के लोग खरीद रहे थे, एंड देन दे लाइक बाय द इंडस्ट्रीज, वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ रूबल क्या है, रूबल की करेंसी है रशिया की, ठीक है, रशियन करेंसी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन, जो रूबल की वैल्यू थी डिक्लाइन कर गई, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत हाई पे चला गया, ठीक है। जो रशिया के लोग थे वो अपनी जो सेविंग थी वो, मतलब जो अपनी सेविंग थी वो लॉस्ट, मतलब खोने लगे। एंड जो इस रशिया स्टार्ट फूड इंपोर्टिंग, अभी तक जो हम देख रहे थे कि जो रशिया था, यानी जो यूएसएसआर था, ठीक है, जो यूएसएसआर था, जो रशिया था, ये इतना बड़ा स्टेट था कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, एग्रीकल्चर की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब लेकिन अब क्या हुआ, अचानक से अब रशिया बाहर से फूड इंपोर्ट करने लगा, ठीक है। जो कलेक्टिव फार्मिंग का जो सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोकिंग डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस, ठीक है। जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था, मतलब जो ट्रेड कर रहा था यूएसएसआर, वो सब हटा दिया गया, मतलब उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जो सोशल वेलफेयर का सिस्टम था, जिसमें जो स्टेट था उस टाइम पे वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके लिए इंश्योर करता था, वो जो सारा सिस्टम था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी लोगों को, वो लोगों को कि आप अपनी आजीविका चला सकें, उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो लार्ज सेक्शन जो सोसाइटी का था वो पॉवर्टी में चला गया, ठीक है। माफिया इमर्ज इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। अब माफिया लोग कब बनते हैं, चोरी कब करते हैं, जब किसी चीज़ की कमी हो, उनके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास पैसे की कमी है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगता है इस कंट्री में, तो वहाँ पे माफिया इमर्ज होते हैं, ठीक है, माफिया इमर्ज होकर आने लगते हैं, एंड देन दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द मोस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरी देख ली है, अब हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमने देख ली है, एंड हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम अब देखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट क्विकली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, मतलब इस टाइम पे क्या हुआ, जो रशिया था, ठीक
ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी वो डिज़ाइन किया गया, ठीक है। इसमें डिज़ाइन क्या करना था इन लोगों को, आप समझ सकते हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में 2 साल 11 महीने लगे थे, ठीक है। बट इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, पटाख से बन गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा कुछ सर्च करना नहीं था, अपने एक अथॉरिटेरियन कंट्री बनानी थी, तो इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत जल्दी बनाया। एंड विथ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब पावर किसके पास ज़्यादा होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी, ठीक है। ऑपोजिशन अलाउ नहीं था, ठीक है, शॉक थेरेपी की वजह से ये चेंजेस आए, ठीक है। ऑपोजिशन अलाउ नहीं था, पहले भी अलाउ नहीं था, अब भी अलाउ नहीं था, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज एड टू बी स्टैब्लिश, मतलब आज भी यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना, एक तो पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी बनाया गया इनका, ठीक है। विथ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, मतलब जो पावर होगी सारी प्रेसिडेंट के पास होगी। कोई भी ऑपोजिशन अलाउ नहीं था, ऑपोजिशन पार्टीज अलाउ नहीं थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस्टेब्लिश नहीं है आज भी, ठीक है, अब उस टाइम से लेकर आज तक, ठीक है। नोट आफ्टर 2000, ठीक है, 2000 मतलब 2000 के बाद कंट्री स्टार्टेड टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी, मतलब 1991 में जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद टिल 2000, ठीक है, ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। एंड 2000 के बाद इन लोगों की जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश करना धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ठीक है, बिकॉज दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गैस एंड मिनरल्स। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं एंड जो रशिया का पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल हैं, गैसेज हैं, क्रूड ऑयल है। तो ये इन लोगों ने क्या किया, उन्हीं रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, दूसरे कंट्री को बेचना स्टार्ट किया, जिनसे इनकी इकोनॉमी फिर धीरे धीरे रिवाइव होने लगी, ठीक है। कंट्री गेट रेंट बिकॉज ऑफ पाइपलाइन विच पास थ्रू देयर कंट्री, ठीक है। अगर मैं सेंट्रल एशिया की बात करूँ तो सेंट्रल एशिया ऐसी जगह पे पड़ता है जहाँ से चाइना भी मतलब चाइना से और ये जो यूरोप है इसके बीच में पड़ता है। तो अगर कोई भी पाइपलाइन चाइना से रशिया की यूरोप की तरफ जाएगी या फिर यूरोप से चाइना की तरफ आएगी तो ये इनको बीच से जाना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्री से होकर जाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, यूरोप और चाइना क्या करता है, इनको पे करता है, उसके लिए रेंट पे करता है, तो उससे भी इनकी कमाई होने लगी, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज स्टार्टेड, कुछ अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या ये 3 पॉइंट का दिखाते हैं कि इसकी वजह से 2000 के बाद इनकी इकोनॉमी जो थी वो धीरे धीरे रिवाइव करने लगी है, ठीक है। अब हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी देख ली, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द यूएसएसआर रिपब्लिक जो थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ यूएसएसआर रिपब्लिक कंट्रीज फेस कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर, ठीक है। जितने भी ये आप देख रहे हो यूएसएसआर का जो पार्ट है इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्री हो या फिर बाल्टिक नेशन हो, ठीक है, जिनको हम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी बोलते हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर देखा है अपने घर में, अपने स्टेट में, ठीक है। रशिया में देखते हैं, ठीक है, रशिया अगर मैं बात करूँ तो रशिया में 2 रिपब्लिक्स हैं, मतलब 2 स्टेट्स हैं उनके, चेचन्या एंड डंगस्तान, ठीक है। इसमें क्या हुए थे, वायलेंट सक्सेसिस्ट मूवमेंट हुए थे, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये चेचन्या ये वाला एरिया हो सकता है, ठीक है, ये वाला, आई होप मैं मार्क कर रहा हूँ सही, ठीक है, आप इसको मत देखना, मैं बता रहा हूँ, आइडिया नहीं है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एरिया हो सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा सा कुछ टाइम पहले इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाला एरिया है चेचन्या और ये है डंगस्तान, ठीक है। तो इन्होंने क्या वो किया था, इन्होंने बोला था कि अब हमें अलग होना है, हमें रशिया के साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सक्सेसिस्ट मूवमेंट हुआ था। सक्सेसिस्ट मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हमें आपसे अलग होना है, अलग होने की मांग को हम सक्सेसिस्ट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। बट जो रशिया है उसने लीड इसको हैंडल कैसे किया, ठीक है, वो लीड टू द वायलेशन ऑफ मैनी ह्यूमन राइट्स, मतलब रशिया ने यहाँ पे बॉम्बिंग की, यहाँ के लोगों को मारा, फिर उसके बाद मार पीट के अपने पास रख लिया, ठीक है। अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। जैसे तजाकिस्तान आप देखोगे, तजाकिस्तान कहाँ पे है, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो तजाकिस्तान ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो सिविल वॉर है, ठीक है, 10 साल तक चला था, मतलब 1991 से लेके 1991 से 2001 तक, मतलब 10 साल तक, जब से ये टूटे थे टिल 2001 हम देखते हैं कि यहाँ पे लगातार सक्सेस मूवमेंट चलते हैं, सिविल वॉर चलता है, ठीक है। और ये देखो 2000, अभी मैंने पीछे बोला था ना कि 2000 के बाद इकोनॉमी रिवाइव करनी स्टार्ट करती है, तो ये एक इसका एग्जांपल है कि 10 साल तक सिविल वॉर चला था एंड देन इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती है, रिवाइव करने लगती है, ठीक है। अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया कहाँ पे पड़ेगा, आपका जॉर्जिया पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो जॉर्जिया ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका जॉर्जिया, ठीक है, यहाँ पे जॉर्जिया है, ठीक है।
यहाँ पे 2 प्रोविंस थे, ठीक है। डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस केम फ्रॉम 2 प्रोविंस। जैसे प्रोविंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे स्टेट होते हैं ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोविंस थे जॉर्जिया में, उन्होंने डिमांड की कि हमें अब इंडिपेंडेंट रहना है। इसकी वजह से यहाँ पे सिविल वॉर हो गया, ठीक है। अजरबैजान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अजरबैजान तीसरा जो एक कौन सी कंट्री, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। इनमें अगर मैं अजरबैजान की बात करूँ, ठीक है, तो अजरबैजान कहाँ पे होगा, यहाँ पे वेट मैं ढूंढता हूँ इसको। अजरबैजान ये अजरबैजान है, और उसके जस्ट बीच में, इसके जस्ट बीच में, ठीक है। जैसे ये अगर मैं मैप में बनाना स्टार्ट करूँ, ये अजरबैजान है और ये यहाँ पे आर्मेनिया है, ठीक है। तो इनके बीच में एक प्रोविंस आता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूँ। जैसे ये अजरबैजान है, ठीक है, ये न्यूज़ में भी रहता है बहुत अच्छा, ठीक है। अजरबैजान है और ये आर्मेनिया है, ठीक है, आर्मेनिया है ये, ठीक है। अब देखो, आर्मेनिया को जो है ये इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया अपने बहुत ज़्यादा डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो इनको बेचता है। और अजरबैजान को कौन सपोर्ट करता है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, इसको इंडिया भी, रशिया भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान, तुर्की उर्की सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इनके बीच में एक ऐसा इस एरिया है जहाँ पे ये, इस एरिया का क्या नाम है, इसका नाम है नागोर्नो काराबाख, ठीक है, नागोर्नो काराबाख रीजन। ये यहाँ पे आप देखो, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ आते हैं, इस पर न्यूज़ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे वॉर होती रहती है। तो अगर आप कभी न्यूज़ में सुनोगे तो आपको माइंड में क्लिक करनी चाहिए ये बात, ठीक है। तो मैप में, आप ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हो तो मैप आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस एरिया को क्या कहते हैं, ये नागोर्नो काराबाख है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये स्टेट आता है, मतलब ये जो एरिया है ये कंट्रोल में आता है अजरबैजान के, ठीक है, अजरबैजान के कंट्रोल में आता है। बट यहाँ के जो लोग रहने वाले, ये लोग हैं आर्मेनिया के, ठीक है। आर्मेनिया को मानते हैं कि हम आर्मेनिया के लोग हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आर्मेनिया और अजरबैजान में हमेशा वॉर होती रहती है, सिर्फ नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इतना डिटेल में घुसने की बात नहीं थी, मैं सिर्फ आपको बता रहा था। नागोर्नो काराबाख आपको रीजन का नाम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन में और जॉर्जिया में भी दिक्कत हुई थी, आपको पता होगा। कंट्रीज फाइट ओवर द वाटर ऑफ रिवर, ठीक है। रिवर के पानी को लेके भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते रहते हैं, जैसे इंडिया वर्सेस पाक में होते हैं, इंडस वाटर को लेके, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। ये अभी आज ही सस्पेंड कर दी गई है, ठीक है, सस्पेंडेड कर दी गई है इंडिया की तरफ से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जो द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एरिया है द वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज विच हैव ब्रॉट देम टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल गैसेज हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये कंपटीशन का जोन बन जाता है बिटवीन द आउटसाइडर्स। मतलब रसिया चाहता था कि ये हमसे जुड़े हैं, मतलब ये हमसे अलग हुए हैं तो हमारे ही इन्फ्लुएंस में रहें। मतलब रसिया चाहता था कि अभी मैं सबसे इनका लीडर हूँ तो ये लोग हमारे ही कंट्रोल में रहें, कहीं बाहर और कहीं जाके अपना रिलेशन इस्टेब्लिश ना करें, ठीक है। 9/11 के जो वॉर हुआ था, 9/11 के बाद जो यूएस ने इन्वेड किया था अफगान वॉर को, ठीक है, अफगानिस्तान को, उस टाइम पे जो यूएस था ये बोल रहा था कि हमें सेंट्रल एशिया में कोई एयर बेस दे दो, ठीक है, मिलिट्री बेस बनाने दो, ताकि हम यहाँ से उड़ के सीधे अफगान पे लड़ाई करें, अफगान पे अपना स्ट्राइक करें, ठीक है। बट क्या होता है, रशिया को ये लगता है कि जो हमारे बॉर्डर, मतलब हमारा जो एरिया है, जो हमारे इन्फ्लुएंस में है, ये हमारे इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। अगर यूएस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये रशियन इन्फ्लुएंस के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। समझ में आई बात। इसी को लेके यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर भी हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है ये बोला था कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस का वो है। तो अब अगर ये आर्मी है, बाय द वे मिलिट्री वो है, मिलिट्री वो ग्रुप है। तो अगर नाटो यूक्रेन ज्वाइन कर लेता तो अमेरिका की मिलिट्री डायरेक्ट यहाँ पे यूक्रेन में आके बैठ जाती। अब रशिया को ये अच्छा नहीं लगता कि रशिया के बॉर्डर पे जो यूएस के वो हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या रशिया ने पहले ही बोल दिया कि पहले हम तुमको थुड़ देते हैं, उसके बाद आपको देखेंगे हम आगे चल के। तो ये यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। तो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच का सबसे बड़ा यही रीज़न है, ठीक है। ईस्ट यूरोप में बात करें तो चेकोस्लोवाकिया का एक एग्जाम्पल आप याद रखना, ठीक है।
चेकोस्लोवाकिया का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, यूगोस्लोवाकिया का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब इंडिया के जो और इंडिया का जो क्या बोलते हैं रिलेशन है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, इंडिया का जो रिलेशन है ये ऑलवेज गुड रिलेशन विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है। हमारा आज भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग रिलेशन आर स्टिल विथ रशिया, इंडो रशिया, ठीक है, इंडिया रशिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसके साथ है? रशिया के साथ है हमारा, ठीक है। इंडो रशिया रिलेशन बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट, कॉमन इंटरेस्ट एंड मैच्ड बाई पॉपुलर परसेप्शन, ठीक है। इंडो रशिया शेयर अ कॉमन विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। देखो ये जो कॉमन इंटरेस्ट मैंने बताया, इंडिया और रशिया का कॉमन इंटरेस्ट है, इसलिए इन दोनों की बहुत ज़्यादा बनती भी है। और हमारे अंदर को हमारे बीच कोई ट्रस्ट इशू भी नहीं है। मतलब मैंने बताऊँ आपको 1971 के जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस टाइम पे रशिया अगर नहीं होता, उस टाइम पे तो यूएसएसआर था, अगर वो नहीं होता तो जो यूएस था वो हमारे ऊपर अटैक कर चुका होता, ठीक है। तो रशिया का बहुत अच्छा ट्रस्ट हमारे ऊपर बिल्ड है, ट्रस्ट हम कर सकते हैं रशिया को बहुत अच्छे से, ठीक है। और क्या, रशिया और हम दोनों लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन रखते हैं। मतलब इंडिया में कोई एक सोलो सुपर पावर नहीं होनी चाहिए, यानी जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर होना चाहिए। मतलब सबके पास, कई लोगों के पास पावर होनी चाहिए, ताकि जो एक अगर कोई पावरफुल होता है तो अपनी मनमानी करेगा, अगर दो पावरफुल होगा तो दोनों के बीच में टेंशन होगी, अगर 3-4 लोग पावरफुल होंगे, 4 लोग 5 लोग पावरफुल होंगे तो क्या होगा, सब एक दूसरे को चेक एंड मेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए बेनिफिट होता है, दोनों लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। ये लोग ये भी बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो पीस के थ्रू सॉल्व होने चाहिए, पीस के थ्रू, ठीक है, डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। एंड सबकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, हर कंट्री की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब किसी कंट्री को क्या डिसीजन लेना है ये कोई और कंट्री उसको बताएगी नहीं, उस कंट्री को खुद क्या बताना है वो कंट्री डिसाइड करेगी, ठीक है। अब हम चलो देखते हैं इंडो रशिया रिलेशन का जो एडवांटेज है, आज भी एडवांटेज है, ये सही बात है, ठीक है। पहला, रशिया ऑलवेज सपोर्ट अस ऑन कश्मीर इशू को लेकर हमेशा रशिया इंडिया के साथ रहता है, ठीक है। एनर्जी सप्लाई हमारी बहुत अच्छी है, मतलब एनर्जी हम सप्लाई करते हैं रशिया से, ठीक है। पावर शेयरिंग भी हम करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। जो टेररिज्म को लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, रशिया के साथ। और रशिया की जो खुफिया एजेंसी है, यानी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, उसका आप नाम बताओगे, ठीक है। इंडिया की क्या है, रॉ, ठीक है। और इसी की वजह से, रशिया की वजह से हम चाइना के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि जो रशिया है वो एक पावरफुल कंट्री है। दूसरी बात, उसके रिलेशन चाइना के साथ भी अच्छे हैं एंड इंडिया के साथ भी अच्छे हैं। तो चाइना क्या करते हैं, हम दोनों के बीच में मीडिएट कराता रहता है, मतलब एक दूसरे से बात कराता रहता है, ठीक है। और इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्ज आर्म्स मार्केट है, मतलब रशिया से सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदता है उसमें दूसरे नंबर पे आता है रशिया, ठीक है, इंडिया आता है, सॉरी। इंडिया इंपोर्ट हैवी ऑयल फ्रॉम रशिया से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हम क्रूड ऑयल अपने यहाँ ले आते हैं, ठीक है। रशिया इज इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर अस इन यूएस न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये इसी ने हमारे को न्यूक्लियर पावर बनने में भी हेल्प की थी, ठीक है। और इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज में भी हमें हेल्प करता रहता है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आज का हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो पहले जो लीडर्स हैं इनका आप नाम नोट करोगे, ठीक है। कुछ 5 लीडर के नाम हैं, इनको मैं सीक्वेंस में ही लगाऊंगा, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन, पहला व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। दूसरे ये व्लादिमीर पुतिन आज के जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, वो नहीं है, ठीक है। दूसरे हैं जोसेफ स्टालिन, ठीक है। तीसरे हैं निकिता खुसरेव, HUSH खुसरेव, ठीक है। इसका आपका बुक में एक वो चार्ट बना हुआ है, चार्ट नहीं बना हुआ है, एक बॉक्स में, मतलब 3-4 बॉक्स में अलग अलग दिए हुए हैं, तो याद वहाँ से देख लेना, ठीक है। चौथे इंपॉर्टेंट नहीं है, 5वें अगर मैं बात करूँ तो 5वें है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। जो व्लादिमीर लेनिन है ये फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी,
कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इन्होंने लीड किया था, लीड रशियन रिवॉल्यूशन। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। इनके बारे में और कुछ बताने जाए लायक नहीं, ठीक है। और अगर मैं जोसेफ स्टालिन की बात करूं, ठीक है, जोसेफ स्टालिन की बात करूं, ठीक है, इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूएसएसआर की विक्ट्री हुई थी उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल भी है। इन्हीं के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, याद रखना, ठीक है। और निकिता गोर्बाचेव की बात करूं तो ये लिबरल थे, ठीक है। जो जोसेफ स्टालिन थे, ठीक है, वो बहुत रेडिकल टाइप के इंसान थे, ठीक है। रेडिकल टाइप इन द सेंस वो मतलब बहुत कट्टर थे, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो निकिता गोर्बाचेव थे ये लिबरल टाइप के थे, लिबरल थे, सॉफ्ट हार्टेड थे ये, ठीक है। मगर बोलूँ तो लिबरल थे। इन्होंने आते ही स्टॉप स्टालिन सिस्टम, जो स्टालिन का जो सिस्टम था इसको इन्होंने स्टॉप किया एंड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, कि हम वेस्ट के साथ वॉर नहीं चाहते, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, मतलब हम भी रहेंगे आप भी रहो, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे हंगरी में रिबेलियन हुआ था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मिखाइल गोर्बाचेव की तो इनको आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते हो, ठीक है। यही हैं वो प्रभु जिन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे और उसी की वजह से क्या हुआ था, हंगामा हो गया था इन्हीं की पार्टी में, तो और इन्हीं की पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया था, ठीक है। तो इनके जो रिफॉर्म्स थे वो भी सजेस्ट करते हैं कि वो भी कुछ रीज़न थे बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। इनके ये लास्ट लीडर थे, ठीक है, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट है, लास्ट लीडर ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। और इन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, जिसका नाम होता है ये क्या लिखा हुआ है, पेस्ट्रोकिया, PERESTROIK, पेस्ट्रोरिका। इसका मतलब क्या होता है, ये रशियन वर्ड है इसलिए मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। रिकंस्ट्रक्टरिंग, ठीक है, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, यानी जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसको हमें शुरू से बनाना पड़ेगा। ये जो पुराने जो रिफॉर्म्स है इसको हमने छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने रिफॉर्म्स 2 सजेस्ट किए थे, एक ये हो गया और दूसरा था ग्लासोस्ट, GLASHOST, ग्लासोस्ट, ठीक है। स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है, आप एक बार बुक चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाया उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। स्टॉर्म आर्म ओपननेस, इसका मतलब होता है ओपननेस, ठीक है। यानी जो हमारी इकोनॉमी है, जो अभी तक हम खुद पे डिपेंड करते थे, अब हमें अपनी इकोनॉमी खोल देनी चाहिए ताकि जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है। इन्होंने हेल्प की थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, हेल्प इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। इन्होंने कोल्ड वॉर का एंड किया था, कोल्ड वॉर एंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो बातें थी लीडर से रिलेटेड, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। जो मैंने बोला उस पर ध्यान देना, क्योंकि राइटिंग तो आपको आई होप समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लिखा है मैंने, बट ठीक है, जितना मैं लिख सकता था उतना लिखा है मैंने। अब ये जो वाइट बोर्ड है ना, इस पर थोड़ा सा लिखते नहीं बनता, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आई होप कि मैं जल्दी कोई बोर्ड ले पाऊँगा, तो वहाँ पर मैं आप अच्छे से लिख पाऊँगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एंड, चैप्टर एंड है आपका, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम आपको
ये इसी का सेकंड चैप्टर करा दें या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करें? नहीं, इसी को सेकंड चैप्टर करा देते हैं एंड देन ज्योग्राफी पे हम जाएंगे, ठीक है। तो अब अभी तो 2 दिन उसका लेक्चर आएगा 11th का, उसके बाद आपकी क्लास जो चैप्टर 2 है वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं सितंबर तक आपको कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको मतलब कुछ भी अगर पाना है तो जो आपको बताने वाला है, जो आपको गाइड करने वाला है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट अगर विश्वास होगा तभी आप अच्छे से वो जो चीज़ पाना चाहते हो वो पा सकते हो। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लाइंड ट्रस्ट करो, बट ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको मेरे पे कि मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट करोगे तो हो जाएगा, बहुत चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया, आपको पता भी नहीं चला 3 पार्ट में। मतलब अगर एक चैप्टर को आप 3 दिन दे सकते हो तो कितना चैप्टर है आपके टोटल मिला के? ज्योग्राफी में पॉलिटिकल में 10 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका पहला बुक, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत टाइम है, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।